आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फोरियर इंटेग्रल्स को। अब फोरियर इंटेग्रल्स होते क्या हैं या हमें इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? सबसे जी जी। सर 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए रुक जाएं सर, स्टूडेंट आ रहे हैं सर अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके। मैं बात ये कर रहा था कि आज हम लोगों ने फोरियर इंटेग्रल्स को डिस्कस करना है, लेकिन हमें पहले ये सवाल हमारे सामने है कि हम फोरियर इंटेग्रल्स को क्यों डिस्कस करना चाहते हैं। ये असल में एक मैथमेटिकल टूल है। ये आप लोग बहुत तफसील से तो इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्सेज में अपने 5वें और छठे सेमेस्टर में जाके। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसका दे देता हूँ, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अनसर्टेनिटी रिलेशंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस निकालने में इसका बहुत इसका फ़ायदा है हमें, इसी के थ्रू हम कंप्यूट करते हैं। बहुत सारे सवाल क्वांटम फिजिक्स के ऐसे होंगे जो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हल करने होंगे। पहले हमारे सामने एक सवाल ये है कि हमें क्या ज़रूरत है फोरियर इंटीग्रेशन को, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को, फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करने की। ये 3 तरह की मैं ना ये एक साथ ही इंटीग्रेशन के साथ मैं एक और वर्ड भी लिख देता हूँ, फोरियर इंटेग्रल्स और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ ही एक और वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, फोरियर सीरीज। फोरियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और उसका मैथमेटिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये उसी की टेक्निक्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले चंद इंतहाई अहम टूल्स में से एक है। हम सवाल हमारा वही है कि हम आखिर इसको इस्तेमाल क्यों करना चाह रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम किस तरह से ऐसे वेव पैकेट्स बना सकते हैं जो वाकईतन स्पेस में या टाइम में लोकलाइज्ड हों। हाउ टू कंस्ट्रक्ट wave packets which are truly localized in space or time। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल, लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने उस पार्टिकल को किसी एक ही पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, या जब आप एक दफ़ा एक डेल्टा एक्स या डेल्टा टी डिफाइन कर लेते हैं तो आपका पार्टिकल सिर्फ इसी इंटरवल के अंदर आना चाहिए और उस पल्स को इस इंटरवल के अलावा हर पॉइंट पर ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि मेरी इस बात का मतलब ये है कि हम एक ऐसी पल्स बनाना चाह रहे हैं, ऐसा वेव ग्रुप या ऐसा वेव पैकेट बनाना चाह रहे हैं जो ज़ीरो हो हर जगह पर, मास सिवाय इस इंटरवल के, जो चाहे वो डेल्टा एक्स का हो या डेल्टा टी का हो। A pulse which is zero everywhere outside डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। इस बात की समझ आई है ना आपको? इस बात में क्या, ये इस बात का क्या मतलब है? इस बात की समझ आ रही है कि ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं कि हम एक ऐसा वेव पैकेट बनाना चाह रहे हैं जो स्पेस और टाइम में मुकम्मल तौर पर लोकलाइज्ड हो, आइडियली बहुत हद तक प्योरली लोकलाइज्ड हो। इस बात का मतलब है कि जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं आपको सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मिले और उसके अलावा हर जगह पर उसको फाइंड करने के चांसेस ज़ीरो के बराबर हों। इस बात में कोई मसला किसी को, ये बात समझ में आ गई है सबको? ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि हम ये सब कर कैसे सकते हैं, इसका हमारे पास आंसर क्या है? इसके इसके आंसर में हम तो कह सकते हैं कि हम अब
इस बात का मतलब है कि एक पार्टी, अब बाकी आप इसको एक और नज़र से देखें कि आपके पास बहुत सारी, इसका मतलब है कि वेव्स हैं। आपको उन वेव्स को आपस में मिलाना है। जब तक वो वेव्स सुपर इम्पोज नहीं होंगी, जिस तरह हमने दो वेव्स के केस में देखा था, आपको वेव पैकेट नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हैं, आपको उन्हें सुपर इम्पोज करवाना होगा। तो वो सुपर इम्पोजिशन असल में कैसे करवाई जाए, इसके लिए हमें फोरियर इंटीग्रल्स यूज करने होते हैं। और फोरियर इंटीग्रल्स में हम क्या करते हैं, हम असल में बहुत सारी वेव्स को सुपर इम्पोज करवाते हैं। सो सुपर इम्पोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। आप इनको हार्मोनिक वेव्स भी कह सकते हैं। हार्मोनिक वेव्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक होती हैं, इसलिए हम इनको हार्मोनिक वेव्स भी कह सकते हैं। और ये सारी वेव जो होंगी, इनकी वेवलेंथ और जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो कंटिन्यूसली वेरिंग होंगे, सारी एक जैसी वेव्स नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो हमें नहीं पता कि सारी वेव्स किस तरह की आ रही, तो हम assume ये करेंगे कि आपके पास हर तरह की वेव्स मौजूद है विद कंटिन्यूसली वेरिंग लैम्डास एंड एम्पलीट्यूड्स। सो अब हम देखते हैं कि फोरियर इंटीग्रल्स होते क्या हैं। मैं बाकायदा ये इंटीग्रल कंस्ट्रक्ट नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ एक डेफिनेशन आपके सामने इसकी प्रपोज कर दूंगा। मुझे 1 मिनट दें, मुझे स्क्रीन दोबारा शेयर करनी होगी, मेरा थोड़ा सा वाइट बोर्ड दोबारा से मुझे तंग कर रहा है। मैं दोबारा से आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप कि अब ये ठीक काम करेगा। सो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, अब हमारे पास दो तरह की लोकलाइजेशन है, वो दो तरह की लोकलाइजेशन कैसे करवाई जाए। सबसे पहले हमने करवानी है लोकलाइजेशन स्पेस में। हाँ, अब ये ठीक चल रहा है। स्पेस का मतलब है कि एक्स में आपने लोकलाइज करवाना है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज हैं। ये फंक्शन है, उसे हमने एक्स में लोकलाइज करवाना है। इसके साथ एक कांस्टेंट आता है 2 पाई स्क्वायर रूट। और हमारे पास चूँकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मेरा इंटरवल है उसको मैं ले रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, ए फंक्शन है के का, और इधर एक एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं के एक्स। जो फंक्शन, जो इस नंबर का जो फंक्शन होता है इंटीग्रेशन, उसके ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं। एक हमने ये हमारी डेफिनेशन है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आया फंक्शन कैसे, ये आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स में जाके डिराइव करेंगे कि ये बनता कैसे है। हमने सिर्फ एक डेफिनेशन कर दी है। और एफ एक्स और ए के, असल में जो आपके पास दो चीज़ें हैं वो एक एफ एक्स है और ए के है। दोनों फंक्शन, एफ भी फंक्शन है, एक्स भी, ए भी फंक्शन है। एफ फंक्शन है एक्स का, एक्स क्या है पोजीशन, ए फंक्शन है के का, के क्या चीज़ है आपका वेव नंबर, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। कॉस का आर्गुमेंट होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये वही वाला के है। आप अगर आपको ए के पता हो तो आप एफ एक्स मालूम कर सकते हैं, और इसी तरीके से इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं ए ऑफ के, ये वाला फंक्शन फैक्टर अभी भी सेम रहेगा। मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये फैक्टर क्या कहलाता है और ये हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि ये फैक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने माइनस अयोटा कर देना है, ई के साइंस को रिप्लेस कर देना, और अब इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से होगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर आपको एफ एक्स पता हो तो आप ए के मालूम कर सकते हैं।
अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो बुक है सर्वे की, ये मैं सर्वे से ही टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 5.27 गलत लिखी हुई है, तो उसने दोनों जगह पर डी के लिहाज से इंटीग्रेट किया हुआ है। सो वो डी के लिहाज से दोनों जगह पर इंटीग्रेशन नहीं करनी, इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स के लिहाज से है। उसने सर्वे ने मेरे ख्याल में यहाँ पर भी डी के ही लिखा हुआ है, वो टाइपिंग की गलती है, मिस प्रिंटिंग है। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास हैं क्या क्या। जो आपके पास एफ एक्स है, ये आपकी लोकलाइज्ड वेव ग्रुप है, यानी कि जब आप उसको आपके अपने वेव को इस सारे इंटेग्रल में से गुजारेंगे तो आपको एक एफ ऑफ एक्स मिलेगा। वो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो लोकलाइज्ड ग्रुप होगा एक्स के ऊपर, यानी कि स्पेशली लोकलाइज्ड वेव ग्रुप है। इसी तरीके से आपके पास ए ऑफ के क्या चीज़ है, क्योंकि हमने बात की थी कि बहुत सारी वेव्स हैं और उनके एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो ए असल में उन सारे के सारे एम्पलीट्यूड्स का सम है। अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, और इसे हम एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप नोट करें इन इंटेग्रल्स में, वो ये कि मैंने जिस लिमिट की नेगेटिव साइड से स्टार्ट किया उसी की पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया है। इस तरह के इंटेग्रल्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। अगर आप माइनस ए से माइनस प्लस ए तक जा रहे हों, माइनस 90 से प्लस 90 तक जा रहे हों, इस तरह के इंटेग्रल्स को सिमेट्रिक कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये किस लिहाज से सिमेट्रिक है। बहरहाल ये आपके पास एक सिमेट्रिक इंटेग्रल है। अच्छा, यहाँ पर के क्या चीज़ है, के हमारी वही डेफिनेशन है 2 पाई बाय लैम्डा, और आयोटा एक्स क्या है, ये आपके पास आयलर्स फार्मूला है, सॉरी डी मॉइवर थ्योरम है। ये आयोटा के एक्स, इसका मतलब है कि ये सम है कोसाइन की वेव का प्लस आयोटा साइन ऑफ के एक्स का। अब आपको इस फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट केस के लिए एक्स ई का फैक्टर डिफरेंट होगा, तो आपके पास बहुत सारी वेव्स आएंगे जिनमें के डिफरेंट है, और इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, सम है, तो इंटीग्रेशन उन सारी वेव्स को ऐड कर रही है। सो ये बेसिकली हम सम कर रहे हैं बहुत सारी वेव्स को, और इस तरीके को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें आप एक फंक्शन को जो एक्स में हो उसको के में कन्वर्ट करें, के या जो के से एक्स में जा रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप एक्स से के में शिफ्ट हो रहे हैं या के से एक्स में जा रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें टी का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये सारा काम इस सूरत में आपको जो पल्स मिलेगी वो फिक्स टाइम पर होगी, उसमें टाइम कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट फिलहाल हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हम करवा सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। अ स्पेशल पल्स एट अ फिक्स टाइम। लेकिन चूंकि हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, पोजीशन पे भी करती है, टाइम पे भी करती है, तो जब हम पोजीशन में लोकलाइज कर रहे हैं, स्पेस में लोकलाइज कर रहे हैं, सो हम उस वक्त टाइम को फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से जब हम टाइम में लोकलाइज करवा रहे होंगे तो हम पोजीशन को फिक्स कर देंगे, स्पेस को फिक्स करवा देंगे। सो मैं अब उसके फार्मूलाज भी आपके सामने एक दफ़ा लिख देता हूँ कि हम कैसे उसके लोकलाइजेशन फार्मूलाज क्या होंगे, क्योंकि हमें वक्तन फ़ौक्तन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर लोकलाइजेशन एंड टाइम, आमतौर पर ये फार्मूला ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फिज़िक्स में भी बहुत अहम है। इसके लिए हम डिफ़ाइन करते हैं वी ऑफ टी और जी ऑफ ओमेगा, क्योंकि टी और ओमेगा आपस में रिलेट करते हैं। ये फैक्टर अभी भी सेम है, लिमिट्स भी सेम है,
वी ऑफ टी को रिलेट करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, और यहाँ पर फैक्टर आएगा आयोटा, वहाँ पर के एक्स था, यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा इंटीग्रेशन ओमेगा के लिहाज से। सेम काम यहाँ पर वी ऑफ टी माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पर आपके पास वी ऑफ टी क्या चीज़ है, वहाँ पर स्पेशली लोकलाइज्ड वेव ग्रुप था, ये टेम्पोरली लोकलाइज्ड वेव ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। आप इसको चाहें तो एफ ऑफ टी कह लें, ए ऑफ टी कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ नंबर्स हैं, डेसिनोटेशंस हैं। टेम्पोरली लोकलाइज्ड वेव ग्रुप, या इसे किसी, अगर हम सिग्नल्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर इसको स्ट्रेंथ भी कहा जा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल कह लें, स्ट्रेंथ ऑफ अ वेव कह लें। इसी तरीके से जी ऑफ ओमेगा, ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हैं, जिस तरह पीछे हमने एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। या आप इसे किसी चीज़ का स्पेक्ट्रल कंटेंट भी कह सकते हैं। स्पेक्ट्रल कंटेंट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम से मुराद होता है उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उन सबको हम उनका वो सारी फ्रीक्वेंसीज मिलकर स्पेक्ट्रम बना रही होती हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शामिल हैं, मतलब वो उसमें सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शामिल हैं, और चूँकि उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है, तो लिहाजा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इस तरह किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमें असल में ये एक फंक्शन है जो हमें बता रहा है नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यानी कि कितनी वेव्स ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर है, ये उनकी टोटल तादाद हमें बताता है। और देन ओमेगा तो आपको पता है कि ये बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी के। यहाँ तक आप लोगों को कोई मुश्किल, ये सब मैंने सिर्फ फार्मूलाज लिखे हैं और बताया है कि फार्मूलाज क्या कर रहे हैं। ये जो ये वाला फैक्टर आता है, जैसे ये, अच्छा यहाँ पर जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना ये 1/2 पाई, ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लोग नाम देते हैं असल में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बना लेंगे क्वांटम फिजिक्स की, प्रॉब्ली अगले 3 से 4 हफ्तों में। तो क्वांटम फिजिक्स में हर चीज़ के साथ कोई ना कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है। इन चीज़ों का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फैक्ट या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो 1/2 पाई है। जिस तरह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसी तरीके से एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। बहरहाल इसको हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, इन फार्मूलाज में कोई बात ना समझ आई हो? ओके, आपकी मर्जी। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स करवाता हूँ जिनमें एक में हम जिनमें हम इन डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये सर्वे की एग्जांपल है 5.6। आपको एक आपको ये कहा गया है कि आपको एक ट्रंकेटेड साइनोसॉइडल वेव दी हुई है। अब ये इस फंक्शन के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है वी ऑफ टी ई आयोटा ओमेगा नॉट टी
और 0। सो इस इंटरवल के दौरान तो इसकी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब है कि ये इस इंटरवल में लोकलाइज्ड है, लेकिन जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे इसकी वैल्यू फ़ौरन से 0 हो जाएगी। अच्छा, अब हम, और ये यहाँ पर ओमेगा नॉट किया है, ओमेगा नॉट उसकी पीक पे फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिसके गिर्द ये वेव सेंटर्ड है। अबाउट विच दिस वेव इज सेंटर्ड। अब पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इस अब कि इस बात, इस जो मैंने 2-3 बातें यहाँ पर लिखी जैसे ट्रंकेटेड साइनोसॉइडल वेव और इस सेंटर्ड होने का क्या मतलब है या ट्रंकेटेड का क्या मतलब है। आप ये एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ पर आपके पास t है, यहाँ पर आपके पास v ऑफ t है, उसका फंक्शन है। अब ये जो वेव होगी हम कहते हैं कि ये वाली वेव आपने स्टार्ट करवाई है से, ये वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो क्या ये वेव कहीं पर रुकेगी या ऐसे चलती जाएगी? इसमें और साइकिल्स में ऐड कर सकता हूँ? जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या मैं इसमें और साइकिल्स ऐड कर सकता हूँ? शफकत, अब्दुल समी। जी सर। हाँ जी, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर, इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इसको मैं इन्फिनिटी तक फैला सकता हूँ वेव को, ऐसे ही है? जी सर। यानी कि मैं प्लस इन्फिनिटी तक भी लेके जा सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी को। लेकिन अगर मैं इस वेव के ऊपर लिमिट लगा दूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये वेव, ये जो पॉइंट है ये प्लस टी वाला है और ये वाला पॉइंट जो है माइनस टी वाला है। इसका मतलब है कि मैंने वेव को इन पॉइंट से आगे जाने से रोक दिया है। इसको कहते हैं ट्रंकेशन करना। मैंने वेव को इस रीजन में ट्रंकेट कर दिया है, माइनस टी से प्लस टी के दरमियान। और यहाँ पर इस ये जहाँ इस ये जो वेव का सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। आप देख सकते हैं कि इस पे राइट की तरफ भी वेव एक जितना फैल रही है और लेफ्ट की तरफ भी एक जितना फैल रही है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे इसको फाइंड करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और हमारी जो वेव है इस फ्रीक्वेंसी के अराउंड सेंटर्ड है। इस बात का तो ये मतलब था। अच्छा, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है असल में ये हमारा पहला पार्ट भी था जो हमसे पूछा गया था। तो हमसे पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रल कंटेंट ऑफ एन इनफाइनाइट साइनोसॉइडल वेव। और वो कंटेंट हमने यहाँ पर शो करवा दिया है कि इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से आ रहा है। ये इस रीजन के बाहर हर जगह पर 0 है, और ये सिमेट्रिक है क्योंकि जितना ये लेफ्ट की तरफ जा रही है उतना ही राइट की तरफ भी जा रही है। सो ये आपका पहला पार्ट था, इसका आप इस तरीके से इस वेव को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको जहन में रखनी होगी, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहन में रखने वाली, वो ये कि आप ड्रॉ कर रहे हैं इस फंक्शन को। अगर हम इसको एवेल्युएट करें तो इसमें दो हिस्से आते हैं, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। यानी कि इसमें ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो रियल पार्ट है लेकिन ये इमेजिनरी है। क्या हम इमेजिनरी फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं? जी, अब्दुल समी। नो सर। नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ रियल फंक्शन को प्लॉट किया है।
सो ये सिर्फ एक रियल फंक्शन की प्लॉटिंग है, हम इमेजिनरी फंक्शंस को प्लॉट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ज़हन में रखनी होगी अभी से, कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी कॉम्प्लेक्स वेव्स होती हैं। हम जो वेव हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट करते हैं, डी ब्रोगली की वेव, वो असल में एक कॉम्प्लेक्स वेव है। अभी जब हम उसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स किस तरह से शो होती है। तो उनको अब असल में फिर उनको उनके प्लॉट करने के, उनको ग्राफ करने के लिए हमने कुछ टूल्स डेवलप किए हैं, जिनका हम असल में जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। ये भी उन्हीं टूल्स में से एक है, जिसके जरिए हम पहले वेव्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और देन उनके फिर रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैसे डिस्कस करना है, ये एक अलग चीज़ है। सो बार ये आपके पास एक पहला पार्ट था इसका, जिसमें जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से आ रहा है, और वेव सिमेट्रिक है दोनों साइडों पे, और ये इस रीजन के अलावा हर जगह पर 0 है, यानी कि आपकी वेव लोकलाइज्ड है टाइम के अंदर, आपने टाइम एक्सिस पे प्लॉट किया है। सो इसी तरीके से इसके बी पार्ट में हमें कहा गया है, हमने इसका स्पेक्ट्रल कंटेंट स्केच नहीं करना बल्कि उसको कैलकुलेट करना है। स्पेक्ट्रल कंटेंट ऑफ द ट्रंकेटेड वेव। अब इस बात का क्या मतलब है, इसके स्पेक्ट्रल कंटेंट, इसका मतलब है कि ये जो आपने यहाँ से लेकर ये पूरी वेव बनाई हुई है, इसके साथ कोई कुछ नंबर्स एसोसिएट होंगे। वी ऑफ टी आपको गिवन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोई स्पेक्ट्रल कंटेंट आ रहा होगा जी ओमेगा। आपने असल में ये फाइंड करना है कि ये जी ऑफ ओमेगा किसके बराबर होगा। अब ये हम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके लिए तो पहले हमें फिर वो फार्मूला पता होना चाहिए। हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हैं। वो क्या थी कि जी ऑफ ओमेगा इक्वल्स 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस एटा ओमेगा टी डी टी। अब हम इस फंक्शन को मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर वी ऑफ टी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये बराबर है एटा ओमेगा नॉट टी के और 0 के। सो ये कब होगा, माइनस टी लेस देन टी ग्रेटर लेस देन प्लस टी और अदरवाइज। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस इंटरवल में इंटीग्रेट करूं फिर तो मुझे ये वाला फंक्शन मिलेगा। अगर मैं किसी और इंटरवल में इंटीग्रेट करूं तो ये मेरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सो माइनस टी से प्लस टी, और यहाँ पर आ गया एयोटा ओमेगा नॉट टी माइनस एयोटा ओमेगा नॉट टी डी टी। ये आपके पास फंक्शन आ गया आपका। अच्छा, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब ये सिर्फ एक इंटीग्रेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा, सॉरी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ये ओमेगा टी है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी डी टी। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ अब आपके साथ। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 पाई माइनस टी प्लस टी। इस आइडेंटिटी को वैल्यूएट करते हैं, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी, और इस पूरे को हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है डी टी के लिहाज से। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1/2 पाई माइनस टी प्लस टी कॉस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। अब आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये टी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, टी इस कॉस का आर्गूमेंट है। मैं बार बार इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखूंगा, वो बहुत अजीब लगता है। और यहाँ पर माइनस टी प्लस टी साइन ओमेगा नॉट माइनस टी डी टी। ये आपके पास, आपने अपने इंटेग्रल को एक्सपेंड कर लिया है।
इनमें से एक इंटीग्रल को हम लोग नाम दे देते हैं I1 का और दूसरे को कह देते हैं I2 का। सो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमने इन दोनों इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करना है। इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो g ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब मैं पहले I2 को कैलकुलेट करता हूँ। इसको हम किसी और कलर से करते हैं। I2 आपके पास बराबर है -t प्लस t साइन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा t dt। अब वैसे तो इसको इंटीग्रेट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करूँगा। मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको आखिर में कि इस ट्रिक का मतलब क्या था। स्मॉल t को रिप्लेस कर दें -t से। स्मॉल t रिप्लेस होगा तो कैपिटल टीज भी होंगे, डेफिनेट उनकी लिमिट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर डिवाइज हो जाएंगी। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास स्मॉल टी आ रहा था, जहाँ जहाँ पर टी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें, जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें। तो ये प्लस टी हो गया। आपने कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दिया असल में। साइन टी के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। सर इस तरह तो गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, अभी हम देखते हैं कि इसका इससे होगा क्या। ये असल में इंटेग्रल्स को सॉल्व करने की एक ट्रिक है। अच्छा, जी सर। अब यहाँ से आप इसको क्या करें कि ये माइनस बाहर आ गया, ये आपके पास, अरे एक ये माइनस है, सो ये बन गया प्लस टी माइनस टी। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए। सो अगेन आपके पास ये चीज़ मिल गई है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये अभी एग्जैक्टली I2 नहीं बना, क्योंकि I2 में लिमिट्स रिवर्स थी। सो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस माइनस, हाँ माइनस कर दें। अब ये एग्जैक्टली I2 बन गया। I2 इज इक्वल टू माइनस I2। इसको मैं 2I2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि I2 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस टी से प्लस टी साइन ऑफ मेगा नॉट। आप इसको बेशक कैलकुलेट करके देख लें अपने यूजुअल तरीके से, ये एग्जैक्टली 0 के बराबर आएगा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शन में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, या तो वो ऑड होते हैं या इवन होते हैं। जो साइन का इंटीग्रल फंक्शन होता है, अगर मैं इसको साइन ऑफ माइनस एक्स करूँ तो ये असल में आपको माइनस साइन ऑफ एक्स देता है। सो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शंस को अगर आप सिमेट्रिकली इंटीग्रेट करें, यानी कि आपके पास कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 90 से प्लस 90, सेम लिमिट्स आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, तो ऑड फंक्शन हमेशा आपको 0 देंगे। इनके इंटीग्रल्स हमेशा 0 होंगे। ये एक थ्योरम है बाकायदा कैलकुलस का, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है। तो अगर आपके पास ऑड फंक्शंस आ रहे हों और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, ऑड फंक्शन आप टाइम में भी ले सकते हैं। ऑड फंक्शन का मतलब है कि आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर देना, चाहे वो टी में आ रहे हो एक्स में आ रहे हो। और इस चीज़ को आप लोग जहन में लाजमी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्वांटम फिजिक्स के इंटीग्रेशन करते हुए। बहुत सारे हम फंक्शन को इसी तरीके से आगे जाके शो करवाएंगे कि वो 0 हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये मैंने सारा कुछ कैसे किया है। इसमें अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से किसी भी वक्त पूछ लीजिएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 क्या बन गई है। इसका मतलब उसमें सिर्फ कॉस का फैक्टर आएगा, 1/2 पाई I1 प्लस 0। अब I1 हमारे पास क्या था, इसको हम लिख लेते हैं माइनस टी से प्लस टी कॉस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करें। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपको फैक्टर मिल जाएगा। अच्छा, मैं इस पर एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं और आसान कर लेता हूँ इसको।
मैं बजाय माइनस टी से प्लस टी पे जाने पे मैं लिमिट्स को हाफ कर दूं तो मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता है ना इस बात का, मैं कर सकता हूँ या नहीं ये ऐसे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया आप लोगों ने कैलकुलस किस हद तक पढ़ी है या कैसे पढ़ी है। क्या हम ये कर सकते हैं काम? देखें, अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो मैं फिर अंडरस्टैंड कर लूंगा कि आपको पता है। सर थोड़ा मुश्किल से समझ आ रहा है ये वाला आपका पॉइंट। हाँ, तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बार बार आप लोग बोलते ही नहीं है। फिर मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को पता है और मैं आगे चला जाता हूँ। सर मेरे ख्याल से इनडिफाइनाइट इंटीग्रल को डिफाइनाइट किया है। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको समझा देता हूँ कि किया क्या। असल में जब ये हमारे पास कह लें कि यहाँ पर मेरे पास माइनस टी है, यहाँ पर मेरे पास प्लस टी है। एक फंक्शन ये आपके पास ओरिजिन है, जो फंक्शन जितना जीरो से माइनस टी तक जा रहा है उतना ही वो जीरो से लेकर प्लस टी तक भी तो जा रहा है ना। सेम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक ही तरीके से दोनों, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी तो एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। जी सर। यस सर। और कॉस क्या है? कॉस वैसे भी एक इवन फंक्शन है कि अगर मैं इसको माइनस एक्स करूं तो ये आपको क्या देता है? कॉस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है वन, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है साइड टू की। तो बजाय कि मैं पहले जाऊं माइनस टी से जीरो पे और फिर जीरो से टी पर इंटीग्रेट करूं, मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता? ये चीज़ किसके बराबर है असल में? माइनस टी से प्लस टी तक मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं माइनस टी से पहले जीरो पर जाऊं फिर जीरो से टी तक जाऊं, चेन रूल। और मुझे पता है कि दोनों इंटीग्रल्स तो एग्जैक्ट रेप्लिकाज हैं एक दूसरे के, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है ना? यस सर, आप समझ आइए। ठीक है, ये इवन फंक्शन है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अगर आप जैसे मैंने पहले बात की थी, जिस तरह समी ने सवाल उठाया था कि हम इसको क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, आप बेशक वहां पर भी रिप्लेस ना करें, आप उसको इस तरीके से साइन के इंटेग्रल्स को लिखें। वहां पर क्या होगा कि ये इस इंटेग्रल का अगर आंसर आता है अल्फा तो ये माइनस में आएगा, इसका आंसर प्लस अल्फा में आएगा, तो कैंसिल होकर आपको जीरो देंगे। आप चाहें तो उसको भी ऐसे कर लें, साइन वाले फंक्शन को भी, लेकिन चूंकि साइन वाला फंक्शन ऑड होता है तो ये जो साइड वन है, सो लेट्स सपोज के ये जो हमने ये चीज लिखी है, ये माइनस का साइन यही शो करता है कि ये दोनों साइड जो हैं वो एंटी सिमेट्रिक हैं, ये सेम नहीं है, इसी वजह से इनके इंटीग्रल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो आप चाहें तो वहां पर भी ऐसे कर लें। सो लेकिन आइडिया असल में यही है कि हम लिमिट्स को हाफ कर लेते हैं या उसको स्प्लिट कर लेते हैं सेम इंटरवल्स के दरमियान। सो मैं इसको कर दूं अब रेज, इसमें अब और तो नहीं कोई चीज़ है जो कंफ्यूज कर रही हूँ? नो सर। ठीक। सो ये इंटीग्रेशन की कुछ ट्रिक्स हैं और हम बहुत सारी ट्रिक्स को साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेशन अब डेफिनेटली मुश्किल होती जाएंगे, तो फिर हम कुछ ट्रिक्स को फॉलो करते हैं कि किसी तरीके से हमारा काम आसान होता रहे। अच्छा, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/पाई, और इसको जब इंटीग्रेट करें तो ये आपको देगा साइन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी ओवर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, जीरो से लेकर टी तक। अब आप देख सकते हैं कि मैं लिमिट हाफ करने का फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि साइन जीरो पे तो जीरो देगा, इसका मतलब है कि मुझे इसको साइन जीरो पे एवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपर लिमिट पे एवेल्युएट करना है। लोअर लिमिट पे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर मैं ना करता तो फिर मुझे एक टर्म एक्स्ट्रा डालनी पड़नी थी। सो अब आपके पास जो चीज़ बन रही है वो ये आ रही है कि साइन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा कैपिटल टी ओवर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। यहाँ तक भी हमारा जवाब ठीक है, लेकिन हम असल में आप चूंकि एक सिमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनका बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैं दोनों साइडों पे टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और दो यहाँ पर मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने टी से डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे ये देखें कि ये एक पूरी वेव है, साइन बेसिकली एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लोकलाइज्ड हो तो फिर इस फैक्टर को पीरियोडिक नहीं होना चाहिए, इस फैक्टर को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इज इट राइट?
मैं अब आपसे ना बार बार सवाल पूछूंगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, इसलिए प्लीज बी अटेंटिव और उनके आंसर्स दें आप लोग। साइन क्या चीज़ है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। जी सर। अगर ये पीरियोडिक है तो फिर इसका मतलब है कि मेरा जो जी ऑफ डब्ल्यू है ये लोकलाइज तो नहीं है, ये तो मुझे अभी भी एक वेव दे रहा है, ऐसे ही है। हाँ, तो फिर मुझे इसको लोकलाइज करने के लिए क्या करना होगा? मैं तो इसको लोकलाइज करने के लिए जरूरी है कि मेरा ये फंक्शन पीरियोडिक ना हो, बल्कि ये मुझे कोई एक नंबर दे, कोई कांस्टेंट दे दे अल्फा, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब ये कांस्टेंट हमें कैसे मिलेगा? मैंने अब आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मैंने इसको टी से मल्टीप्लाई क्यों किया था। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन की कि अगर x अप्रोचेस टू जीरो हो तो साइन x ओवर x क्या होता है? साइन थीटा वन। वन। हाँ, आप चाहे चाहे इसको साइन थीटा ओवर थीटा कह लें, मैंने तो सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सो थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब ये देखें, इसका आर्गुमेंट सेम है, और ये कब जीरो होगा? जब इफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट के बराबर होगी, तो ये आपको एक टिपिकल वेव ऐसी नहीं मिल जाएगी साइन से जी ओवर जी फॉर्म की। जी सर। अब मैं इसको नाम दूंगा प्रोफाइल का। ये एक हमारे हमें इस फ्रीक्वेंसी पे हमें एक प्रोफाइल मिलेगी साइन जी ओवर जी फॉर्म की, जो सेंटर्ड होगी किसके अबाउट? इस फ्रीक्वेंसी के अबाउट ओमेगा नॉट के गिर्द, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इसको लोकलाइज करवा रही है। ये बात समझ में आ रही है? सो इसका मतलब है कि आपको एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी मिल रही होगी जिसपे ये लोकलाइज्ड है, और वो हमने पीछे ड्रॉ किया था यहाँ पर। जब मैंने इसकी डायग्राम बनाई थी, ये देखें कि ये वो वाला पॉइंट है, ये वो फ्रीक्वेंसी जिसपे ये वाला फंक्शन लोकलाइज्ड हो रहा है। तो ये प्रोफाइल है उसकी, ये जो स्पेक्ट्रम ये जो स्पेक्ट्रल कंटेंट है, ये उसकी प्रोफाइल है उस आपकी इस साइनोसॉइडल वेव की। और इस साइनोसॉइडल वेव का जो एक्सप्रेशन है, लोकलाइजेशन एक्सप्रेशन है, वो असल में आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है। जी, यहाँ तक कोई मुश्किल? अब हम इसको स्केच करते हैं। इसको जब हम स्केच करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि इसका असल में इसकी प्रोफाइल हमें एक्चुअली कैसे मिल रही होती है। मैं दोबारा से यहाँ पर जी ऑफ ओमेगा लिखता हूँ, 2/पाई। मैं आपके साथ ना एक एक कोड अभी लिखूंगा। मैं जब टाइम नहीं मिला असल में रात को कोड लिखने का, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आप प्लॉट करके देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको, मैंने कहा था मैट लैब को सीखना शुरू करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसका मैट लैब का कोड ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो फिर आप उसको देखिएगा कि ये हमें प्रोफाइल वाकई ऐसी मिलती है या नहीं मिलती। सो ये हमारे पास वेव है, ये लोकलाइज्ड वेव है। अब ये इसको हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं? सो यहाँ पर हम करते हैं। सो ये आपके पास ओमेगा है, और यहाँ पर जी ऑफ ओमेगा होगा। हमने कहा है कि ये किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के गिर्द सेंटर्ड है। अब हम एज्यूम करते हैं कि आप एज्यूम ये कर लें, आप चाहें तो जो मर्जी लें, मैं सिर्फ वैसे ही एज्यूम करूँ कि ये इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है। अब इस पॉइंट के गिर्द आपने इसको लोकलाइज करवाना है। सो ये इस पॉइंट के गिर्द सेंटर्ड है, देखें दोनों साइडों पे जा रही है। अब अगर तो आपने इसको ट्रंकेट करवाया होगा तो ये ट्रंकेट हो जाएगी, लेकिन अगर ट्रंकेट होने का मतलब है कि यहाँ पर खत्म हो जाएगी वेव, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये वेव क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो ये दोनों साइडों पे इस तरीके से फैलेगी, और हर बार इसका एम्पलीट्यूड पिछले की निस्बत कम होगा। ये वाला जो फैक्टर अब यहाँ पर ये आ रहा है 2, ये वाला पूरा फैक्टर, ये असल में इसकी हाइट है। हाइट क्या है? ये फैक्टर असल में आपको, सॉरी,
तो ये फैक्टर असल में आपको इसकी हाइट बता रहा है, इस वेव की, जो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी जितना आप उसका टाइम पीरियड एडजस्ट करेंगे। और ये वाला जो लाइन है ये इसके गिर्द सेंटर्ड है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ पर आपने ये इसका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा आपके पास स्पेक्ट्रल कांस्टेंट, वो 2 डेल्टा ओमेगा या 2 ओमेगा नॉट के बराबर होगा। सो चूंकि ये उसकी हाइट है, सो हम ये हाइट असल में उसमें ऐड कर रहे होंगे। सो यहाँ पर आपके पास जहाँ पर ये ट्रंकेट हो रही होगी ये फैक्टर बनेगा, ओमेगा नॉट में आप पाई प्लस टी ऐड करें, सो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओमेगा में से आप लोग पाई माइनस टी को डिवाइड करें, माइनस करें, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगली दफ़ा जाना है तो ये हाइट और कम हो जाएगी, अब हर दफ़ा इसकी हाइट कम होती जाएगी। सो एक दफ़ा आप सो अभी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन, यहाँ पर मैंने ये वाला फंक्शन कैसे लिखा है। ये अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ मेरी हाइट है 2/पाई और मैं यहाँ पर पाई बाई टी लिख रहा हूँ, वो भी बगैर किसी स्क्वायर रूट के। सो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। सो बहरहाल ये इसका एक स्केच बनेगा और ये जो वेव होती है इस तरीके से खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस फ्रीक्वेंसी के अराउंड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसमें कोई मुश्किल हो रही है? सर अगर रिपीट कर दें तो हाँ मैं कर देता हूँ। सो इसमें दो फंक्शन हैं, एक आपके पास ये वाला फैक्टर है और एक फैक्टर ये वाला है। इसको मैं कह देता हूँ ए और इसको मैं कह देता हूँ बी। ये जो फैक्टर ए होता है ये असल में आपका स्पेक्ट्रम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओमेगा एक वेरिंग पैरामीटर है, टी तो कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन ओमेगा के लिहाज से की थी। सो ये आपका वेरिंग पैरामीटर है, ये स्पेक्ट्रम आपको बताएगा। इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज शामिल हैं। जहाँ पर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर होंगी, मेगा मेगा नॉट के बराबर होगा, वहाँ पर आपको मैक्सिमम लोकलाइजेशन मिल रही होगी इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे ओमेगा से फ्रीक्वेंसीज कम होती जाएंगी, आपके पास वेव एक किसी और शेप के अंदर आती जाएगी, वेव आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, वेव फैलना शुरू हो जाएगी। और लेकिन चूंकि वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है उसका एम्पलीट्यूड दोबारा मैक्सिमम तो नहीं हो सकता। एम्पलीट्यूड जहाँ पर मैक्सिमम होता है वो असल में इस फंक्शन के जरिए पता लगता है, ये जो जिसको मैंने बी लिखा है। जहाँ पर आपके वाला ये वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा वहाँ पर जी ऑफ ओमेगा किसके बराबर आएगा? अब जैसे एट मेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, सो जी ऑफ ओमेगा इक्वल्स 2/पाई टी। ये वाला फैक्टर तो 1 हो गया। सो जहाँ पर आपने कहा था कि आपका ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, वहाँ पर वाई एक्सिस पे जी ऑफ ओमेगा इस चीज़ के बराबर होगा। ये इस चीज़ को हम कहते हैं उसकी हाइट। ये वेव की हाइट है असल में, ये उसका एम्पलीट्यूड है। और ये जो ये वाला फैक्टर ये देन उसकी डिस्पर्शन है कि वो किस तरीके से डिस्पर्स हो रही है। सो क्लियर है कुछ इसमें? ये सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई दोबारा भी कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा किसी भी वक्त। अच्छा, अब हमने ये शो करना है, इसका जो तीसरा पार्ट है, शो दैट for this truncated wave delta t delta omega equals pi, where delta t and delta omega are the half widths of v of t and g of omega respectively. So असल में मतलब ये है कि हमने उस वेव के लिए ये रिलेशन, ये अनसर्टेनिटी रिलेशन फाइंड करना है, और इसमें डेल्टा टी वी ऑफ टी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और जो आपके पास यानी कि बेसिकली डेल्टा टी टाइम के फंक्शन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और जो डेल्टा ओमेगा है वो ओमेगा के फंक्शन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करना इसको बहुत आसान है, आपको जाहिर बात है कि ये रिलेशन लिखना होगा। अब डेल्टा ओमेगा क्या डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का। अब ये देखें, और उन्होंने कहा है कि ये हाफ विड्थ्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इनकी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट किया
और आप हाफ पर पहुंच गए। ये हाफ कहाँ पर होगा? जहां पर आपके पास पाई बाय टी होगा, ये वहीं पर हाफ होगा ना आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आप जीरो पे चले जाएंगे फिर तो आपने जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आ गए हैं। क्लियर है? जी सर। और टी के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? अगर आपने टी से स्टार्ट किया तो देन आपकी हाफ कहाँ पर होगा? जीरो पे, क्योंकि अगर जीरो को क्रॉस करेंगे तो आप माइनस टी पे चले जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे ये असल में आप ये हाफ इस वजह ये शो कर रही हैं। तो दोनों इंटरवल्स क्लियर हैं कि हमने कैसे लिखे हैं? ठीक। सर दोबारा रिपीट कर दें सर। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि डेल्टा ओमेगा और जो डेल्टा टी है ये हाफ विड्थ्स हैं, वी ऑफ टी की और जी ऑफ ओमेगा की। पहले हम जी ऑफ ओमेगा को देखते हैं। आपके पास फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होती हैं। सो आपके पास जो एक फुल साइकिल होता है वो 0 टाइम्स पाई बाय टी होगा, या 2 टाइम्स पाई बाय टी होगा, या 4 टाइम्स पाई बाय टी होगा, यानी कि इवन मल्टीपल्स होते हैं। अगर मैं दरमियान में कहीं 1 बाय टी पर जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जो वेव है वो यहाँ पर आके रुक गई, आधी है। ऐसे ही है। जी सर। तो इसका मतलब है कि मैंने आधी वेव लेनी है ना, तो मैं पूरी में से आधी माइनस करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा ये जीरो है, यहाँ पर मेरे पास माइनस टी है, यहाँ पर प्लस टी। अगर मैंने आधी लेनी है तो मैं माइनस टी से प्लस टी तक नहीं जाऊंगा, मैं या तो माइनस टी से जीरो तक जाऊँ या जीरो से प्लस टी तक जाऊँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? टी में से जीरो को माइनस कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं टी में से माइनस टी को माइनस करूँ, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि ये हाफ विड्थ है, फुल विड्थ नहीं है। अगर ये फुल विड्थ होती तो मैं अभी आपको फुल विड्थ के लिए भी बताता हूँ कि फिर ये रिलेशन क्या बनता। अब क्लियर है बार वैसे ये बात? यस सर। अच्छा, तो अभी आपके पास क्या बन गया और यहाँ पर टी आ गया। सो डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू पाई। ये हमने अनसर्टेनिटी रिलेशन डिराइव कर लिया इस वेव के लिए। सो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा क्या, अब इसको हम कहते हैं स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसका फैलाव हुआ है, कितना फैला हुआ है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डेल्टा टी क्या चीज़ है? स्प्रेड इन टाइम। और सबसे बढ़कर जो एक मज़ेदार बात है वो ये कि आप ये देखें कि ये वाला फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है और ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो मर्जी वे वो इस फैक्टर ने हमेशा पाई के बराबर ही रहना है, ये तब्दील नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा फुल विड्थ के लिए भी करवा के दिखा देता हूँ कि फुल विड्थ के लिए ये अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या बनेगा। ऑल्दो ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फुल विड्थ का मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से स्टार्ट हुई और वापस जहाँ पर पहुँचे वो ज़ीरो है। आपकी वेव जहाँ से स्टार्ट हुई है, आपने टी से स्टार्ट किया और आपने जाना है वापस माइनस टी तक, यही फुल वेव है आपकी। यही लिखूंगा ना मैं। जी सर। सो ये क्या बन गया? 2 पाई बाय टी और टी माइनस माइनस प्लस टी टू टी, ये आपको मिल गया 4 पाई। ये फुल विड्थ के लिए अनसर्टेनिटी रिलेशन है, ये भी कांस्टेंट आया है। सो अगर ये फुल विड्थ होती तो फिर हम ऐसे लिख सकते थे। सो आपको सिर्फ ये गेस करना होता है कि आपकी वेव किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस एग्जांपल में कोई मसला, मैं अब आपको एक एग्जांपल और करवाऊंगा। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है, ये तो अभी हमने आधे मिनट में कर लेनी है। इसके सिर्फ 2 सफ़े हैं और फिर हम इसको एंड करते हैं। कोई मुश्किल यहाँ तक? सो अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें अभी तो हमने लोकलाइजेशन की है टाइम के अंदर। अगर हमें लोकलाइजेशन करनी हो स्पेस में, फिर हम क्या करेंगे? अब हम एक मिसाल वो भी कर लेते हैं। ये भी आपकी सर्वे की ही एक एग्जांपल है, 5.7। अब पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये है क्या चीज़, स्टेटमेंट क्या है इसकी। अ मैटर वेव पैकेट, अब हम बकायदा डी ब्रॉगली वाले वेव पैकेट को डिस्कस करने लगे हैं। अ मैटर वेव पैकेट whose
एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन AK is a rectangular pulse of, क्या कंडीशंस हैं कि आपके पास एक मैटर वेव पैकेट है जिसका जो एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ए के, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि उसकी हाइट यूनिटी है, उसकी जो विड्थ है वो डेल्टा के बराबर है। अब ये हाइट और विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैं बार बार इनको जिक्र करूंगा, और किसी जहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हुई मैं इनको एक और इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा जब हम आगे जाके गॉसियन वेव पैकेट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो फिलहाल हाइट से मुराद उसकी ऊंचाई होती है वेव की, और विड्थ से मुराद होती है कि वेव कितना फैली हुई है, और ये सेंटर्ड है के नॉट के गिर्द। इस वेव की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब आप ये देखेंगे, एक तो इन्होंने हमें इसके लिए कोई डायग्राम नहीं दी हुई है, और तो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं हमें डायग्राम बताई नहीं गई। हम डायग्राम, अब पहले हमें डायग्राम बनानी होगी, हम देखते हैं कि हम वो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास के आएगा, और यहाँ पर आपके पास, क्योंकि आपको एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक के आएगा। अब उन्होंने ये तो आपको कह दिया कि ये एक रेक्टेंगुलर वेव है, तो हमारा बहुत ज़्यादा काम तो आसान हो गया है। सो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वेव बना लेते हैं। ये मैंने लाइन जानबूझ के मोटी लगाई ताकि आपको थोड़ा सा ना नज़र आ जाए कि इस एक्सेस के ऊपर ही लाइन बनाई। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर वेव है। अच्छा, अब उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी हाइट 1 के बराबर आ रही है। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, सो जहाँ पर ये आपके ए ऑफ के को कट करेगी, ये पॉइंट 1 के बराबर है, ये उसकी हाइट है यूनिटी। देन उन्होंने कहा कि इसकी विड्थ जो है वो डेल्टा की है। ये जो चीज़ है ये आपके पास डेल्टा के बराबर है। तीसरी चीज़ है कि सेंटर्ड एट के नॉट, तो ये यहाँ पर सेंटर्ड है इस पॉइंट पर, तो ये के नॉट होगा। अब ये देखें, ये जो सेंट्रल पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट के राइट की साइड पे जो ये वाला हिस्सा है, क्या ये हिस्सा मैं लिख सकता हूँ कि ये डेल्टा के/2 के बराबर है, और फिर ये भी डेल्टा के/2 के बराबर है, ऐसे ही है। यस सर। तो अगर मुझे अब यहाँ पर आना है, इस जगह पर आना है, तो मुझे के नॉट में क्या ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा के/2। अगर मुझे यहाँ पर आना है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, के नॉट में से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? so, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पर किया था इस डायग्राम में, जब मैंने ये पाई/टी को प्लस और माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाइट यूनिटी नहीं है। लेकिन आप इसके ऊपर सोचें, ये बल्कि एक अच्छी एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए कि सोचें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैसे पाई/टी के बराबर है, और ये वाला डिस्टेंस कैसे पाई/टी के बराबर है। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको और इसको इस्तेमाल में ला के। हम इस पे सोचिएगा, फिर हम किसी वक्त इसको अगली क्लास में करेंगे डिस्कस। तो बहरहाल ये हमने उसकी एक वेव बना ली है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर है कि ये दो रीजन ऐसे हैं, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, कि यहाँ पर आके वेव आपकी ट्रंकेट हो रही है, यानी कि इसके बाद आपकी वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसको फिर कहाँ से स्टार्ट करें, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या आती है, एफ ऑफ एक्स (1/2 पाई -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ए ऑफ के और e रेज़ टू पावर आयोटा
के एक्स डी के। अच्छा, ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। लिमिट्स जहाँ पर आपने इसको ट्रंकेट करवाया और वो भी हमने जिक्र किया कि वो ट्रंकेशन हो रही है के नॉट माइनस डेल्टा के बाय 2, के नॉट प्लस डेल्टा के बाय 2। ये वाला जो फैक्टर होता है ए ऑफ के एसिमुस वेव की मैक्सिमम इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाइट होती है और वो हम देखते हैं कि वो हाइट 1 के बराबर आ रही है। सो मैं इस फैक्टर की जगह यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, फिर ये तो एज इट इज़ आ गया। कोई मुश्किल इसमें? अब आपने क्या करना है, आपने अब चूंकि ये आपके पास एक ये फंक्शन इतना सीधा नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं इसको एज इट इज़ ही लिखूंगा। सो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट करना तो इसको बहुत आसान है, लेकिन हम इसकी एक स्पेशल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेट अगर हम करें तो आपको मिलेगा 1/2 ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स ओवर आयोटा के नॉट प्लस डेल्टा के बाय 2, के नॉट माइनस डेल्टा के बाय 2। ये आपके पास इस वक्त इंटीग्रेशन है। सॉरी, मैंने गलती कर दी है यहाँ पर। ये के नहीं आना, क्योंकि के लिहाज से तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने एक्स लिखना था। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 1/2 1 ओवर आयोटा एक्स को बाहर कर लें, यहाँ पर लिमिट्स इंसर्ट करते हैं। आयोटा के नॉट प्लस डेल्टा के बाय 2 एक्स माइनस माइनस आयोटा के नॉट माइनस डेल्टा के बाय 2 एक्स। ये चीज़ बन गई आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद, 1/x कर लेते हैं बाहर। ये देखें, इसमें आयोटा के नॉट एक्स इसमें भी आ रहा है और ओ सॉरी, ये प्लस सी है, और आयोटा के नॉट एक्स इसमें भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आयोटा के नॉट एक्स बाहर लिख सकता हूँ। जब मैं इसको बाहर ले लूँगा तो मेरे पास फॉर्म कुछ ये बनेगी, आयोटा डेल्टा के एक्स बाय 2 माइनस माइनस आयोटा डेल्टा के एक्स बाय 2, और ये जो मैंने आयोटा पहले लिखा था उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। क्लियर है ये स्टेप? सबको क्लियर है ये स्टेप? दोबारा। अच्छा, आप यहाँ पर इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें। ये देखें, यहाँ पर आपके पास आयोटा के नॉट एक्स आ रहा है इस फैक्टर में, जी सर, ये इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लें आप। जी सर, ठीक हो। और देन जो चीज़ें यहाँ पर बची उनको हमने लिख दिया एज इट इज। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, सेंस साइन ऑफ एक्स बराबर होता है ई आयोटा एक्स माइनस ई माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा। इसका मतलब है कि 2 साइन ऑफ एक्स बराबर होगा ई आयोटा एक्स माइनस ई माइनस आयोटा एक्स बाय आयोटा के। क्या ये वाला मेरा फैक्टर साइन के बराबर आ रहा है 2 साइन एक्स के? जी सर, ये ठीक है, हम इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई रेज़ टू पावर आयोटा के नॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 2 साइन डेल्टा के एक्स बाय 2। अब हमें किसी तरीके से इसको सेंटर्ड करवाने के लिए इसके आर्गूमेंट सेम करने, हम चाहते हैं कि ये साइन के नीचे सेम आर्गूमेंट आए। एक्स आपके पास पहले से मौजूद है, आपको सिर्फ डेल्टा के चाहिए और आपको 2 चाहिए, 2 भी बल्कि गिवन है। सो मैं इसको यहाँ पर डेल्टा के से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये भी फैक्टर एज इट इज़ आ गया। सो डेल्टा के एक्स बाय 2।
जब मैंने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करवाया तो मैं साथ ही यहाँ पर डिवाइड भी करवा देता हूँ। एक्स पहले ही मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा था, इस 2 को मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है। सो अगेन ये मेरे पास क्या चीज़ बन गई, साइन एक्स ओवर एक्स। सब मैं इसको ज़रा अच्छी हालत में लिख लेता हूँ, बल्कि मैं इसको चलो मैं दोबारा ये लिख लेता हूँ, कह रहे डेल्टा के बाई 2 बाय साइन डेल्टा के एक्स बाय 2 डेल्टा के एक्स बाय 2 ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के नॉट एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। हमने बात की थी कि ये आपके पास एक वेव पैकेट है। अब ये वाला फैक्टर तो मैं सारा 1 कर सकता हूँ। अगर मैं 1 कर भी दूँ तो अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर 2 पाई, और साथ में ये वाला फैक्टर तो फिर भी आ रहा होगा। और ये वाला फैक्टर क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ऐसे ही है। सो इसका मतलब है कि ये जो वेव पैकेट है, दिस वेव पैकेट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बार ये उस वेव पैकेट की फॉर्म है, लेकिन यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये लाजमी पता लगी है कि जो वेव पैकेट्स होते हैं उनकी उनकी जो फॉर्म्स होती हैं, उनकी जो सुपरपोजिशन होती है, वेव पैकेट्स असल में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, वो रियल फंक्शंस नहीं होते। सो अब मैं इस वजह से इसमें वेव को प्लॉट नहीं कर सकता। इसको प्लॉट करने के लिए मुझे डेफिनेटली एज्यूम करना पड़ेगा कि ये मेरे पास रियल फंक्शन है, यानी कि इसमें मुझे सिर्फ कॉस वाला पार्ट लेना है, साइन वाला नहीं लेना। और देन जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो आपको फिर वो इसी तरह की फॉर्म मिलेंगी जिस तरह हमने उस दिन बनाई थी। सो इस तरीके से, और इसके अंदर वेव्स जो होंगी वो सुपर इम्पोज्ड होंगी। सो ये इस तरीके से, ये आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी, मैं बल्कि आपके साथ शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर इस तरह की वेव्स आपको मिल रही होंगी, ये वेव पैकेट है। जिसमें इस साइड पर आपके पास ओमेगा है, या इस साइड पे एक्स कह लें, और इस साइड पर आपके पास एफ ऑफ एक्स है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप लोग पूछ लें, फिर मैं आपके साथ वो एक पीडीएफ में वो आपको ये शेप दिखा भी देता हूँ। इसमें देख लें, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें मुझसे। सो ये असल में वेव पैकेट्स हैं। इसको हम दोबारा इस तरह के एक वेव पैकेट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, वहाँ पर ही हम इसको दोबारा एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। इस तरह के जब हम इस तरह के फंक्शन को प्लॉट नहीं कर सकते या ये कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसको आकर किस तरीके से हम इनको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है, हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ज़रिए किस तरह रियल फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ये बहरहाल अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ टॉपिक्स करने के बाद इसी तरह के सवालों को डील करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंफर्म है कि वेव पैकेट जो होते हैं वो असल में कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शंस, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं अब आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो विंडो, सो ये आपके साथ एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी वेव है। ये कुछ इसमें क्लियर नजर आ रहा है? जी सर, ठीक आ रहा है नजर। सो करने पर आ रहा है जी, जूम
अच्छा, मैं 1 मिनट में देखता हूँ कि अगर मैं इसको एनोटेट कर सकूँ तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, असल में आपके पास, सॉरी क्या हो रहा है, इसके ऊपर लिखा नहीं जा रहा मेरे से, या आई थिंक इस पीडीएफ में अलाउ ही नहीं है लिखना। जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक और में ओपन करता हूँ, एक और सॉफ्टवेयर में। इतनी देर आप लोगों का अगर कोई उसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन है तो दोबारा पूछना मेरे से, और सवाल किया करें, सवाल करेंगे तो आप लोग सीखेंगे चीज़ों को, खामोश बैठने से नहीं कुछ समझ में आएगा। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो अभी आपको ना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इसमें आप ये देखें कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पर आपके पास जो हाइट है वो मैक्सिमम है इसकी। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो जो आपको ये जो आपको कहा हुआ कि इसकी हाइट यूनिटी होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी कोई नंबर आ रहा होगा, और वो नंबर डेफिनेटली आपके पास ये जो फैक्टर आपने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है डेल्टा के बाई 2 पाई, उसके बराबर है। सो जब आपने उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो ये नंबर उसकी हाइट है। अब लेकिन चूंकि इसके अंदर दो फंक्शंस आ रहे थे, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये तो उसकी डिस्पर्शन को शो कर रहे हैं, और इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पर जाके वेव आपकी ट्रंकेट हो रही है। अब लेकिन जो दूसरा फंक्शन आपके पास, वो आपका असल में, वो उसके अंदर एक तरीके से कह लें कि इसके अंदर सुपरपोजिशन करवा रहा है, वो सुपरपोजिशन आपको इन ब्लू वेव्स की सूरत में ज़ाहिर हो रही है। सो ये इस तरीके से वेव पैकेट बनेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि ये वेव पैकेट यहाँ पर ख़त्म हो गया, डेफिनेटली इसके बाद भी चलता जाएगा, और दो कि ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और दो कि इसकी आगे जाने के जो होगा वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स होते हैं वो या तो ग्रोइंग फंक्शंस होते हैं या वो डिकेइंग फंक्शंस होते हैं। सो हमारे पास चूँकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव के साइन के साथ आ रहा था, ये दोनों सूरतों में आपका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और फंक्शन आपका डिके करता जाएगा।
अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसमें टाइम को डालें, टाइम को ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से इसमें ये कर सकते हैं कि आपको सिर्फ ये करना होगा, जिस तरह अभी तक तो हमने लिखा था ना ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स, आपको इसके साथ ये पूरा फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड कर लें, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पर अगेन अब अगर आप डी के पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ए के और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉरेस्पॉन्डिंगली 1/2 पाई। सो ये आपके पास पूरी वेव आ जाएगी जिसमें हमने टाइम को फिक्स नहीं रखा हुआ, बल्कि बल्कि हमने टाइम को चेंज करवा रहे हैं। और यहाँ पर फिर ओमेगा जो होगा वो टी का फंक्शन नहीं होगा, ओमेगा अब आपके पास के का फंक्शन है। सो इसी वजह से हम यहाँ पर ए ऑफ के ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को हम ये इतनी आसान इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसकी इंटीग्रेशन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, और ये हम डिस्कस करेंगे गॉसियन वेव पैकेट्स में। तो मैं टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। गॉसियन वेव पैकेट्स, इनको हम डिस्कस करेंगे कोई नेक्स्ट वीक में। बहरहाल ये हमारी आज की क्लास थी। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ लें।